हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए पूरे पेपर का हल आपकी शिफ्टों के लिए डिस्कस करेंगे। तो साथियों, जैसा कि कल 18 दिसंबर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो रहे हैं और आप लोग अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। यदि आप इस पूरे पेपर का हल देख कर जाते हैं तो आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले हैं, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट सेक्शन वाइज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरे पेपर का सोल्यूशन करने वाले हैं। जैसे आपके पहले सेक्शन में पूरे 50 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर के मिलेंगे, दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के मिलेंगे, तीसरे सेक्शन में पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलने वाले हैं और लास्ट में चौथे सेक्शन में 15 क्वेश्चन मैथ के मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर सेक्शन वाइज होने वाले हैं। तो इस क्लास में हम लोग टॉप लेवल के सेक्शन वाइज 70 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्ट में बैठने से पहले इस पेपर को आप जरूर लगा कर जाइएगा। बहुत सारे नंबरों का इजाफा होने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो इस क्लास से डिट्टो मिलेंगे, सेम टू सेम, वो भी ऑप्शन सहित, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इसलिए जिनका एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है, इस पेपर को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। प्लस इस क्लास के ऐसे क्वेश्चन जो होंगे जो आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि किस तरह के सवाल आपके आने वाले शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं। जिस तरह से 16 दिसंबर और 17 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के ड्राइवर के सभी शिफ्टों में सवाल पूछे गए थे, इससे अंदाजा लग चुका है कि अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि इस 70 क्वेश्चन को एक नज़र में आप जरूर देखिएगा। इस पेपर को कराने में आप सभी का ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए कंप्लीट सेक्शन वाइज पेपर को हल करते हैं, सारे 70 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। ओके, लास्ट में अपना स्कोर करिएगा और जिनका एग्जाम आने वाले डेट में होने वाला है वो अपना एग्जाम डेट भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमें क्लास भी प्रोवाइड करना है। क्योंकि कल के बाद से तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि किस तरह के सभी सवाल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए पूरे पेपर का सोल्यूशन आपके लिए करवाना है। ओके, तो चलिए आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का गठन किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1937 में किया गया था। पहले का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी प्रतिशत में? 2001 से लेकर 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.46% थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? शतरंज में सफेद प्यादों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? तो किस नदी को तिब्बत में सिंगी खंबन कहा जाता है? तो सिंधु नदी को बोला जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित करती है? संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित करती है? तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? तो साथियों, इनमें से कौन सी कर्नाटक संगीत की एक शैली है? तो स्वर जाति है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू को निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक पुनर्विलोकन किस देश से लिया गया है? तो यूएस देश से लिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए क्रैकी पीडीएफ आ चुका है। जैसे आपके पहले सेक्शन में जीके जीएस और करंट अफेयर के पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इस पीडीएफ में आपको पूरा 50 के 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे और रीजनिंग के जो पूरे 25 क्वेश्चन मिलेंगे ना, इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। तो आपके एग्जाम तक ये पीडीएफ मात्र 50 रुपये का हो चुका है। यदि आप सभी के पास कुछ समय बाकी है तो इस पीडीएफ को एक नज़र में जरूर पढ़िएगा। सारे सवाल आपके पेपर में जरूर इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। यदि आप पूरा पीडीएफ देख लेंगे, बस आपको क्या करना है, जब आपके पास टाइम हो तो अपना मोबाइल खोलिए, इस पीडीएफ को कंप्लीट देख लीजिए।
बिल्कुल आसान भाषा में बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया है, इसलिए भाई ये केवल मात्र 50 रुपये में है। इस PDF को आप जरूर पढ़िएगा, बहुत बेनिफिट होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो इस नंबर पे आपको मैसेज करना है, जिनको चाहिए भाई ये PDF प्राप्त कर लें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो उदय शंकर को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी हैं? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। MS धोनी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? MS धोनी जी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2009 में किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? बताइए, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा विरोध किया गया कौन सा अधिनियम भारतीय लोगों की नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला था? तो रॉलेट एक्ट था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। भोटिया नृत्य कला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? भोटिया नृत्य कला ये किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो ये उत्तराखंड राज्य का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कौन सा है? तो MS वर्ड में एक खाली नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का कौन सा इस्तेमाल होता है? तो Ctrl+N का इस्तेमाल होता है। N का मतलब होता है न्यू। कंट्रोल और N दबाएंगे तो आपका एक खाली नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को हल करिए। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण 2011 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर 2028 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला है? तो लॉस एंजल्स US देश करने वाला है। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। फिरोज शाह मेहता और KT तिलंग के साथ 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? फिरोज शाह मेहता और KT तिलंग के साथ बदरुद्दीन तैयबजी ने भाई 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? तो पूरे 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो आपके पूरे 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, केवल 90 मिनट में आपको पूरे 100 क्वेश्चन को हल करेंगे। याद रखिएगा, जो 60 क्वेश्चन GK GS और कंप्यूटर के मिलेंगे, इसको आपको मात्र 20 मिनट में समाप्त करना है। ध्यान दीजिएगा, केवल 20 मिनट में आपको मात्र समाप्त करना है। और जो 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलेंगे, रीजनिंग के कम से कम आपको 30 मिनट लेना है। 30 मिनट में आपको पूरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग कंप्लीट करना है। और लास्ट में जो यहाँ से 20 मिनट ये 30 मिनट ये 50 मिनट आपको पूरा कंप्लीट करना है GK GS करंट अफेयर और कंप्यूटर प्लस रीजनिंग पे। और लास्ट के जो आपके 40 मिनट बचेंगे वो 15 क्वेश्चन मैथ पे आप अप्लाई करेंगे। थोड़ा सा आपको ये सोच समझकर पेपर को सॉल्व करना है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। टाइम आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। सवाल को देखिए, हल करते आगे बढ़िए। सबसे पहले आप जब पेपर में बैठिए तो तुरंत उसके बाद GK GS करंट अफेयर कंप्यूटर के सवालों को हल करिए, क्योंकि उसको पढ़ना होता है, टिक लगा के आगे बढ़ना होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम इस पेपर को आपको सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं।
पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड यानी जैसे कि किसी उपग्रह के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे अधिक दूरी पर है वो क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के चक्कर लगा रहे किसी पिंड जैसे कि किसी उपग्रह के कक्षक में बिंदु जो पृथ्वी केंद्र से सबसे अधिक दूरी पे है वह क्या कहलाता है? तो अपोगी कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20। बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन थे? बहमनी सल्तनत के संस्थापक अलाउद्दीन हसन बहमनशाह थे। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 21। उस संगीत वाद्य यंत्र का चयन कीजिए जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके नहीं बजाया जाता है। बताइए उस संगीत वाद्य यंत्र का क्या नाम है जो आघात के माध्यम से नहीं बजाया जाता है या किसी वस्तु पर प्रहार करके भी नहीं बजाया जाता है। देखिए पखावज बिल्कुल ऐसा है, तबला भी सेम है, ड्रम भी है, इस पर कुछ न कुछ भाई मतलब कि उस वस्तु पर आघात करके या प्रहार करके बजाया जाता है। लेकिन शहनाई में ऐसा नहीं होता है, शहनाई में तो केवल हम मुंह से फूंक कर बजा सकते हैं। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 को मिलाइए। देखिए सूची 1 के पदों का सूची 2 के पदों से मिलान कीजिए। गरीबी हटाओ ये किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये भाई 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, यानी पहले का ए में आपका मिलान होगा। एलपीजी नीतियाँ तो 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, यानी दूसरे का डी वाले मिलान होगा। रोलिंग प्लान, शायद रोलिंग प्लान तो साथी ध्यान दीजिए आप, ये आपका किस में था? रोलिंग प्लान तो शायद आपका 1978-80 में ही था, यानी तीसरे का सी वाले मिलान होगा। और ये कौन बचा है? न्याय और समता के साथ विकास, ये 9वीं पंचवर्षीय योजना का था, यानी चौथे का बी वाले मिलान होगा। तो देखिए किसमें है ऐसा भाई? ए सी डी बी, ए डी आपका ए डी सी बी होना चाहिए, यानी देखिए पहला आपका राइट आंसर दिया। देखिए पहले का ए मिला है, सेकंड का डी वाले में, थर्ड का सी वाले में और चौथे का बी में। देखिए सी में ही था भाई, यानी पहला इस सवाल का राइट आंसर है। चारों को आप याद कर लीजिए, कोई ना कोई एक आपको उठाकर पूछ सकता है पेपर में। ओके नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए इनमें से किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में कर्सर को टेबल के अगले सेल पर ले जाने के लिए किस कीबोर्ड कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा टैब का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन थे? तो उदय चंद थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। बिलहान निम्नलिखित में से किस सम्राट के दरबारी कवि थे? बताइए बिलहान ये किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य 6 के भाई दरबारी कवि थे। ऑप्शन ए सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कॉल करिए। चिल्का झील ये किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो चिल्का झील ये महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 27। तो साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अपना एग्जाम डेट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि कल के बाद से तो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का सलूशन करवाना है। कल ये पूरी तरीके से मालूम हो जाएगा कि आपके सभी शिफ्टों में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे पूरे सब्जेक्ट के। ओके तो इसलिए कह रहे भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा और अपना एग्जाम डेट भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ था? किस खाद्य को हरित क्रांति से अत्यधिक लाभ हुआ था? तो भाई गेहूं को हुआ था सबसे अधिक लाभ। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कॉल करिए। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के गठन किस वर्ष हुआ था? बीसीसीआई के गठन किस वर्ष हुआ? तो 1928 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। क्रिकेट में गेंदबाजों को किसका श्रेय नहीं मिलता है? जैसे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आप गेंदबाजी कर रहे हैं, तो आपको किसका श्रेय नहीं मिलता है? आपको किसका विकेट नहीं मिलता है? जैसे आप बोल्ड कर देंगे तो आपका ही श्रेय होता है। यदि आप एलबीडब्ल्यू भी कर देते हैं तो आपको ही श्रेय मिलता है। आप कैच करके आप बॉलिंग कर रहे हैं और आप कैच कर लिए तो आपको ही श्रेय मिलेगा, लेकिन जब आप रन आउट करते हो तो आपको श्रेय नहीं मिलता है।
जो भाई बॉल फेंकेगा उसको श्रेय जाता है, इसलिए क्रिकेट में गेंदबाज को रन आउट का श्रेय नहीं मिलता है। इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 कॉल करिए। आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो ये 2011 में शुरू किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 1955 में किसने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु स्तर उद्योगों यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया था? तो 1955 में कर्वे समिति ने, किस समिति ने? कर्वे समिति ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करने की संभावनाओं का उल्लेख किया। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कॉल करिए। निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो किस तिथि को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कॉल करिए। एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान कितने ओवरों बाद नई गेंद की मांग कर सकता है? तो एक टेस्ट मैच में फील्डिंग करने वाली टीम का कप्तान कितने ओवर बाद हो जाएगा तो वो नई गेंद की मांग कर सकता है अंपायर से? तो 80 ओवरों के बाद नई गेंद की मांग कर सकता है। ओके, ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35। बैगा निम्नलिखित में से किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? बैगा किस राज्य की बैगा जनजाति का लोक संगीत है? तो ये मध्य प्रदेश के। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को किसके द्वारा पेश किया गया था? बताइए। तो संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा पेश किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बताइए। किस मुगल सम्राट ने प्राचीन हिंदू पौराणिक ग्रंथों रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवा दिया था? तो ऐसा किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य किसके भंडार से समृद्ध है? झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ये तो भाई कोयला के भंडार से समृद्ध है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 39। रऊफ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है जो ईद के त्योहारों और रमजान के दिनों में किया जाता है? बताइए, राउफ किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये जम्मू और कश्मीर का है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41। 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड ये कितने बाइट्स प्रति सेकेंड होता है? बताइएगा। तो 1 टेराबाइट प्रति सेकेंड 2 की पावर 40 बाइट्स प्रति सेकेंड के बराबर होती है। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा MS पावर पॉइंट 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप नहीं है? तो MS पावर पॉइंट 365 में एक मान्य फाइल प्रारूप कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, .pwpt नहीं है। ओके, .pw आपको दिखाई दिया तो समझिए MS पावर पॉइंट 365 का एक मान्य फाइल नहीं है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की
MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में स्पेलिंग और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क का पेन प्रदर्शित करती है। बताइए कौन सी शॉर्टकट की है जो कि MS वर्ड 365 में दस्तावेज या चयनित टेक्स्ट में स्पेलिंग और व्याकरण की जांच करने के लिए एडिटर टास्क का पेन प्रदर्शित करती है। वो कौन सा शॉर्टकट की है? तो F7 है। F7 है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कॉल करिए। गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? बताइएगा। गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? तो भाई F5 है। F5 है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 45। वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? बताइए। वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो रेंडरिंग इंजन होता है। ओके, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। तो क्वेश्चन नंबर 46। केंद्रीय प्रकमन एकक यानी CPU का सबसे पुराना प्रकार कौन सा है? बताइए। तो सिंगल कोर, जो सिंगल कोर होता है ये केंद्रीय प्रकमन एकक का सबसे पुराना प्रकार है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल किसके द्वारा की जाती है? बताइए। MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल किसके द्वारा की जाती है? तो रेफरेंस के द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 48। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? कम से कम 3 सवाल भाई शॉर्टकट की का सवाल आपके पेपर में आएंगे। बताइए। MS वर्ड 365 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+F4 का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। कौन सा सर्वर घटकों के एक समूह के रूप में कार्य करता है जो प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित API के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुगम्य है? तो साथ ही याद रखिए एप्लीकेशन सर्वर है जो कि घटकों के एक समूह के रूप में कार्य करता है और जो कि प्लेटफॉर्म द्वारा परिभाषित API के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए सुगम्य होता है। ओके, तो एप्लीकेशन ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। डैश एक रीडिंग डिवाइस जो मुद्रित प्रिंटेड की को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है, वो कौन सा है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है जो कि एक रीडिंग डिवाइस जो मुद्रित प्रिंटेड की को कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? कौन सा रजिस्टर निर्देश चक्र में प्राप्त अंतिम निर्देश को रखता है? तो भाई इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रखता है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है? किस प्रकार के कंप्यूटर को नोटबुक के नाम से भी जानते हैं? तो लैपटॉप कंप्यूटर को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53। निम्न में से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? तो इनमें से कौन एक अस्थायी फाइल का विस्तार है? तो .tmp है जो कि एक अस्थायी फाइल का विस्तार है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 कॉल करिए। निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 अक्षर एक निश्चित प्रकार से समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह जो कि उस समूह से संबंधित नहीं है? ये रीजनिंग के सवाल है भाई, हल करिए जरा। इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा? 25 के 25 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जितने भी सवाल आपको करा देंगे, एक भी टाइप के क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे आपके पेपर में, इसलिए रीजनिंग के सारे सवालों को आपको हल करके बैठना है। ठीक है, जैसे इस तरह का सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे, इन्हीं ऑप्शन में हर एक ऑप्शन का कोड कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन PQT है तो इनका कोड करिए। P का कोड 16, Q का 17, T का 20। देखिए 16 से 17 इसमें +1 हुआ है, 17 से 20 इसमें +3 हुआ है। ठीक, अब ऑप्शन B कोड किया जाए। T जैसे 20, V 22 होता है,
y 25 होता है। देखिए 20 से 22 तो इसमें +2 हो गया, 22 से 25 इसमें +3 हो गया। सी ऑप्शन का कोड करिए। सी 3 होता है, ई होता है 5, एच होता 8। देखिए 3 से 5 यानी इसमें +2 हो गया, 5 से 8 इसमें +3 हो गया। यानी जो आपका ऑप्शन बी है और ऑप्शन सी है, इसमें तो भाई +2 और +3 का कोड करके हर एक अक्षर का कोड किया है। आप ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन देखिए +1 +3 किया है, तो पहला ऑप्शन आपका अलग हो जाएगा क्योंकि दो ऑप्शन हमें सेम मिला है, सेम पैटर्न पे, जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। यदि आप ऑप्शन डी को चेक करिए, देखिए आपका +2 +3 मिलेगा। जैसे यल होता है 12, एन होता है 14, तो इसमें +2 हुआ है, और क्यों होता है 17, 14 17 यानी +3। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी +2 और +3 का पैटर्न है। लेकिन पहला जो ऑप्शन है पी क्यू टी, ये +1 और +3 का कोड है। तो यही ग्रुप में भाई पैटर्न को फॉलो नहीं करें तो ये क्या हो जाएगा, समूह से अलग हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 55 खोल करिए। एक निश्चित कोड भाषा में वह चीज डिस्टर्ब को XR PA लिखा जाता है और डोंट वॉच हिम को TUBGPA लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा बताइए। जैसे हम आप सभी से पूछते कि वॉच का कोड क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे बताइए। तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, वॉच का कोड इसमें क्या होगा। जैसे कि हम देखेंगे क्या वॉच दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। देखिए वॉच इज डिस्टर्ब, वॉच इसमें भी है और वॉच इसमें भी है, यानी वॉच तो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला कोड देखिए XR PA है, दूसरा कोड देखिए TUBGPA। देखिए PA कॉमन है भाई, ध्यान से देखिए PA क्या है, दोनों में कॉमन है। तो वॉच जिस तरह से दोनों में कॉमन था तो इनका कोड में भी PA कॉमन था, तो वॉच का कोड क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। GEB, JHE, MKH, PNK क्वेश्चन मार्क। हल करिए। हमने आपको बताया है कि जब अक्षरों का श्रृंखला दें तो सभी अक्षरों के ग्रुप में का पहला अक्षर का कोड पहले करिए। जैसे देखिए इसमें G उठाइए, इसमें J उठाइए और इसमें M उठा लीजिए, MKH का, और लास्ट वाले देखा PNK का, देखिए P, इनका कोड करिए। जैसे G होता है 7, J होता है 10, M होता है 13, P होता है 16। 7 से 10 +3 हुआ है, 10 से 13 +3, 13 से 16 +3, यानी इसमें कोड तो +3 को है। तो इसी प्रकार 16 में +3 करेंगे तो 19 आएगा। 19 पे कौन अक्षर आता है, यस आता है, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा वो यस से मिलेगा। या तो ऑप्शन बी हो जाएगा या तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि भाई पहला ऑप्शन तो देखिए यन से शुरू हुआ है और ऑप्शन सी भी यन से शुरू हुआ है। या तो ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। अब दूसरा अक्षर चेक करते हैं, या तो यन आ जाएगा या तो क्यों आ जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए दूसरा कोड करिए। ई से एच, एच से के से एन। जैसे ई है, उसके बाद एच है, के है, एन है। ई होता है 5, एच होता है 8, के होता है 11, एन होता है 14। इसमें भी देखिए +3 क्या है, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14। उसी प्रकार 14 3 17, 17 पे कौन अक्षर आता है, क्यों आता है, आप सभी को याद होगा। तो यानी एस क्यू, तो डी ऑप्शन देखिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा ग्रुप मिलेगा वो यस क्यू एन का मिलेगा, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 57। यदि प्लस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, लेकिन प्लस भाग को बदलना है एक दूसरे में, माइनस और गुणा को बदलना है एक दूसरे में इसी समीकरण में। उसके बाद आपको हल करना है। हल करिए, कितना आंसर आएगा बताइए। इस सवाल का राइट आंसर बताइए कितना आएगा। तो चलिए हल करते हैं। पहले समीकरण को बना लेते हैं। 44 भाग है तो प्लस में बदलना है, 78 प्लस है तो भाग में बदलना है, 6 माइनस है तो गुणा में बदलना है, 3 उसका गुणा है तो माइनस में। ये समीकरण बनकर तैयार हो चुका है प्रश्न के हिसाब से। तो इसमें बॉर्ड में स्क्रीन लगा सकते हैं। 44 प्लस 6 का भाग 78 में
6 कम 6, 36 18 यानी 13 6 78 मल्टीप्लाई 3 माइनस 19, 44 प्लस 13 39 माइनस 19, 44 और 39 कितना होगा? 44 को आप 1 39 में दे देंगे तो 40, 40 80, 80 3 83, 83 में से 19 कम करना है। कितना आंसर आएगा बताइए? 13 में से 9 घटा 4, 7 में से घटा 6 यानी 64 आएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए सभी का सही हुआ? तो 57 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार सम्मिलित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। यहाँ पे 2 बॉक्स दिया गया है, इसको आपको बिल्कुल सेम पैटर्न पे चेक करना है, किस पैटर्न पे लागू हुआ है उसी हिसाब से आपको ऑप्शन में भी वही सेम पैटर्न को चेक करना है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले बॉक्स में 9 21 193 दिया है, तो पहला आपको काम ही करना है कि छोटे से बड़े के रूप में लिख देना है। 9 21 और यहाँ पे 193 है। तो अब देखिए इस 9 को ए आपको मान लेना है, इस बी को 21 को बी मानना है और लास्ट वाले नंबर को सी मानना है। तो यही आपको सबसे बड़ा नंबर वाला आंसर लाना होगा, जो कि ए और बी का इस्तेमाल करके। तो इसमें क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। पहला काम आपको 4 काम करना है, पहले प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है। यदि हम 21 और 9 को जोड़ते हैं तो 30 आता है। 30 से अब हमें 193 कैसे बना सकते हैं? यदि हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 180 आएगा। 180 में 13 को जोड़ देंगे तो 193 बन सकता है। उसी प्रकार 12 और 15 यहाँ पे 184 दिया है, 12 15 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 27 आएगा। 27 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 6 से 42 का 2 4, 6 दूनी 12 4 16, 162 है। 62 में 13 जोड़ेंगे तो 175 आ जाएगा, लेकिन हमें तो 184 लाना है, यानी प्लस वाला मेथड अप्लाई नहीं किया। तो ध्यान दीजिए साथी, इसमें काफ़ी लंबा नंबर है। 21 9 से आपको 193 बनाना है, यानी इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई किया होगा तभी बन सकता है। यदि हम इसमें मल्टीप्लाई करें एक दूसरे का, तो 9 और 21 का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 1 कम 9, 9 2 18, देखिए काफ़ी करीब आ गया। 189 और 193, यदि हम 189 में 4 जोड़ देंगे तो हमारा 193 बन सकता है। क्यों साथी? दूसरा भी यही लॉजिक लगाते हैं, पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 4 को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या सी आंसर आ रहा है। देखिए 12 15 184, तो इन दोनों को पहले गुणा करिए। 12 5 60, 12 5 60 0 6, 12 कम 12 6 78। अब इस 78 में 12 5 60 0 6, 12 कम 12 6 18 होगा भाई। 180, 180 में 4 को जोड़ देंगे तो 184 बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ठीक है। तो इसमें लॉजिक कैसे लगा है? ए इंटू बी करने के बाद प्लस 4 करने के बाद सी आंसर मिला है। यही लॉजिक हमें ऑप्शन में भी देखना है। ए इंटू बी प्लस 4 बराबर सी, यही वाला लॉजिक चाहिए हमें ऑप्शन में। चलिए भाई लॉजिक लगाते हैं, ए इंटू बी प्लस 4 करते हैं। जैसे पहला ऑप्शन देखिए, 24 और 8 का मल्टीप्लाई करिए। 4 8 8 चौका 32 का 2 3, 8 दूना 16 3 19, 192 तो यही आ गया, लेकिन हमें तो इसमें प्लस 4 भी करना है, यानी 196 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 192 दिया है, यानी पहला ऑप्शन मैच नहीं करेगा। पहला ऑप्शन मैच नहीं किया। अब ऑप्शन बी चेक करिए। जैसे 8 17 140 दिया है, तो 17 8 136, 36 से 140 यानी ये प्लस 4, बिल्कुल ठीक है भाई। बी ऑप्शन देखिए, ए इंटू बी प्लस 4 बराबर सी, हमारे आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी। जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग था भाई 9 21 193, 15 12 और 184, जो कि ऑप्शन बी भी आपका सेम पैटर्न है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, इस सवाल को हल करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर WVSO XX UP से एक निश्चित प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार ONKG PP MH से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए VURN किससे संबंधित है बताइए। चलिए इस सवाल को हल करिए आप। तो जैसे भाई देखिए WVSO, इसका रिलेशन X UP से दिया है, तो इनका कोड करिए। जैसे W होता 23, X होता 24, तो इसमें +1 किया है। V होता 22,
ये x होता 24 तो इसमें +2 किया है, यस होता 19 और ये कितना है भाई u है यानी 21 हो जाएगा। तो 19 में 2 को जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। o होता है 15, p होता है 16 तो इसमें +1 कर दिया है। यानी स्टार्टिंग का पहला अक्षर में +1 किया है, जो बीच के 2 अक्षर है उसमें +2 किया है, फिर लास्ट वाले में +1 किया है। तो चलिए देखते हैं दूसरा भी यही चेक करते क्या सेम पैटर्न है। जैसे ONKG है, ONKG इसका रिलेशन PMH है ना। देखिए O होता है 15, P होता है 16। देखिए पहले +1 किया था, उसमें भी +1 किया था स्टार्टिंग में, फिर बीच में देखिए +2 किया होगा। N14 P16 +2, K11 M13 +2, इसमें G7 H8 +1। सेम लॉजिक लगाना है, +1 +2 +2 +1 का। देखिए पूछा क्या है VURN, VURN तो इसमें +1, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +1। भी के बाद क्या आता है कोई बता सकता है? V22 23 W, यानी W से देखिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। तो साथी जैसे V22 होता है, 22 में 1 जोड़ेंगे 23, 23 पे कौन अच्छा रहेगा W। देखिए कोई ऑप्शन W से शुरुआत नहीं किया है, केवल ऑप्शन बी ही आपका बी से शुरुआत किया है। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 को हल करिए। तो एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4 64 संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 9 729 से संबंधित है। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 64 से संबंधित है, 9 729 संबंधित है। तो आपको 12 का रिलेशन बताना है, बताइए। तो भाई 4 का क्यूब 64 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है। तो उसी प्रकार 12 का क्यूब क्या होगा बताइए? 12 के क्यूब क्या होगा भाई, कोई बता सकता है 12 के क्यूब? बिल्कुल, तो 1728 होता है। यदि आपको याद होगा तो 12 गुणे 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 गुणे 12 कितना होगा? 1728 होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। काफ़ी आसान सवाल था ये। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 61। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? यहाँ पे समीकरण दिया है लेकिन प्लस माइनस को बदलना है, गुणा भाग को बदलना है, उसके बाद समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले समीकरण को बनाते हैं। 18 भाग है तो भाग को गुणा में बदलना है, 9 प्लस है तो माइनस में बदलना है, 24 के बाद गुणा है तो गुणा को भाग में बदलना है, 3 माइनस है तो प्लस में। समीकरण रेडी हो चुका है तो इसमें बॉर्डर स्क्रीन लगाइए। 18 9 162 होता है, माइनस 3 का भाग 24 में 8 बार में, प्लस 16, ये प्लस 16, ये प्लस 162 कितना होगा? प्लस 178 होगा। 178 में से 8 को कम करेंगे तो 170 हो जाएगा। फाइनल रूप से पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर मिल रहे हैं, 170। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 56 53 50 47 44 क्वेश्चन मार्क। 56 53 50 47 44 क्वेश्चन मार्क। 56 से 53 -3, 53 से 50 -3, 50 से 47 -3, 47 44 -3। तो उसी प्रकार 44 में 3 कम कर देंगे तो 41 हो जाएगा। यानी सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये भी काफ़ी आसान सवाल था भाई, -3 का लॉजिक लगा है। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। इस सवाल को हल करिए। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? हल करिए भाई। यहाँ पे आपका नंबर दिया है, अक्षर दिया है, एक श्रृंखला बनाया है, लेकिन भाई आपको सभी अक्षरों का अर्थ भी प्रश्न में दिया है। ए का अर्थ भाग दिया है, बी का अर्थ गुणा दिया है, सी का अर्थ प्लस दिया है, डी का अर्थ माइनस दिया है। उसको रख कर आपको ये समीकरण को सॉल्व करना है। चलिए भाई 88 बी है तो बी का अर्थ क्या दिया है? गुणा है तो बी की जगह गुणा रख दीजिए। 3 डी का अर्थ माइनस है तो डी की जगह माइनस रख दीजिए। 12 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह भाग रख दीजिए। 4 उसका सी है, सी का अर्थ प्लस है तो सी की जगह प्लस रख दीजिए। समीकरण बनकर रेडी हो चुका है। इसमें बोर्ड में इसके नियम लगा दीजिए। 88 गुणे 3, 3 8 24 के 4 2, 3 8 24 2 26, 264 माइनस
4 का भाग 12 में देंगे 3 बार में, +6, ये +6, ये +264 यानी 270। 270 में से 3 को कम करिए 267 आ जाएगा। यानी इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पे आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप कमेंट में बताइए, तो देखते हैं कितने लोग का ठीक इस सवाल का राइट आंसर आता है। कम से कम भाई 50 लोगों का राइट आंसर आना चाहिए, ईमानदारी के साथ बताएंगे आप लोग। चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 65, देखिए भाई, दी गई श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? 56 के बाद क्वेश्चन मार्क, 38, 29, 20। मेरे दोस्त जब इस तरह का सवाल दे, जैसे नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, तो आप पीछे से लिख दीजिए, जैसे 20, 29, 38, 20, 29, 38 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 56। देखिए 20 29 यानी +9 किया, 29 38 इसमें भी +9 किया। उसी प्रकार 38 में यदि हम 9 को करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा? 47 आएगा। 47 में यदि हम +9 को जोड़ते हैं तो 56 आता है। यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 47 आंसर आएगा, जो कि डी ऑप्शन। हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा आपको भाई अपना दिमाग भी खोल कर बैठना है पेपर में। पूरा तरीका आपको हम बता कर ही आपको पेपर में बैठाएंगे। ओके दोस्त मेरे, बस आप अपने पेपर से पहले जितना भी क्लास हम आपको देंगे पूरा करते रहिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में कॉल ऑन हिम को OLNIVC लिखा जाता है, अवेटिंग योर कॉल को NIDXSB लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में कॉल को कैसे लिखा जाएगा? तो साथियों आप सभी से कॉल का कोड पूछा है ना, कॉल का कोड पूछा है, तो आप क्या करिए, कॉमन चेक करिए पहले में, क्या दोनों में कॉल है? बिल्कुल, देखिए कॉल इसमें भी है और कॉल इसमें भी है, यानी दोनों में कॉल कॉमन है। तो इसका मतलब कि इन दोनों के कोड में कोई ना कोई हमें कॉमन मिल जाएगा अक्षर। देखिए NI इसमें भी है, NI इसमें भी है, यानी कॉल का कोड क्या होगा? NI हो जाएगा भाई, सिंपल सा। ये तो आपको फ्री में नंबर देता है भाई रीजनिंग, याद रखिएगा। तो इस तरह से ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 कॉल करिए। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होली त्यौहार मनाया जाता है। ऑप्शन ए परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, बनकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बनकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त लास्ट क्वेश्चन हल करिए 70 नंबर। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है? तो भाई अनुच्छेद 16 करता है। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने पेपर में बैठने से पहले इस 70 क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार करके बैठिएगा। ओके मेरे दोस्त, बहुत मेहनत के बाद ये पेपर बनकर तैयार हुआ है और इसके बाद एक और पेपर हम शाम को करीबन 7:30-8 बजे के बीच में करवाएंगे आपको। तो उस पेपर को भी आप जरूर देखिएगा मेरे दोस्त। उस पेपर के बिना कल आप पेपर देने मत जाइएगा, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। उसमें केवल 60 से 65 क्वेश्चन करा देंगे, पूरे पेपर का सोल्यूशन लेकिन रहेगा। उसमें वेब का मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, करंट अफेयर रहेंगे। ओके, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके उस क्लास में ज्वाइन करिए। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।